नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो इस वीडियो में हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एक भी सेकंड का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने चैप्टर पर कूद पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में ग्रोथ की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। देखो, किसी सेल के अंदर या फिर किसी टिश्यू के अंदर या फिर किसी ऑर्गन के अंदर अगर परमानेंट साइज का इंक्रीज हो जाए तो उसको ग्रोथ की डेफिनेशन बोला जाता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब ग्रोथ होती कैसे है, किसकी वजह से होती है? देखो, जैसे हमारी ही बॉडी का एग्जांपल ले लो तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन एनाबॉलिक भी हो सकती है, कैटाबॉलिक भी हो सकती है, और उन्हीं का मिला जुला रिजल्ट क्या है? ग्रोथ है। ठीक है, अब देखो, अब प्लांट की, अपने को यहां पर प्लांट फिजियो पढ़ रहे हैं तो प्लांट की बात करनी पड़ेगी। तो ग्रोथ जो प्लांट में होती है वो अनलिमिटेड थ्रू आउट लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी ही ग्रोथ होती रहती है। जैसे हमारी बात करें, इंसानों की बात करें तो 18, 19, 20 साल के हुए हमारी हाइट जो बढ़ना है रुक जाती है ना। और प्लांट क्या है भाई, पूरी जिंदगी ही लगे हुए हैं, और इसको क्या बोलते हैं? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोला जाता है। ठीक है, अब हम प्लांट की बात कर रहे हैं कि प्लांट में देखो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। किसी प्लांट में किसी तरीके की चीजें हैं, रूट है, कोई तरबूज है, कोई मक्का है, कॉर्न है। तो कैसे हम ग्रोथ को मेजर करेंगे, नापेंगे कैसे उसको? तो ये डिफरेंट तरीके हैं ग्रोथ को नापने के, फ्रेश वेट से, ड्राई वेट से, लेंथ से, एरिया से, वॉल्यूम से, सेल नंबर से, और डिफरेंट डिफरेंट चीजों में डिफरेंट डिफरेंट चीजों का यूज होगा। फॉर एग्जांपल, आपको लीफ, पत्तियों की ग्रोथ देखनी है तो हम एरिया देख लेंगे, है ना। सेल के नंबर से डिफरेंट डिफरेंट। अब कहां पर कौन सा चीज यूज होगी वो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए हैं कि अगर हम एपिकल मेरिस्टम ऑफ मेज रूट की बात करें तो उसमें सेल नंबर से हम नाप रहे हैं कि सेल नंबर 1 घंटे में 17,500 सेल बढ़ जाती है। तो ये है भाई, है ना, ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही है। और वाटरमेलन यानी तरबूज की अगर हम बात करें तो उसकी एक सेल, मान लीजिए इतनी सी उसकी एक सेल है, तो वो अपना साइज बढ़ाते 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 कितने गुना? 3.5 लाख गुना अपना सेल जो है साइज बढ़ा लेती है। तो हमने सेल के साइज से यहां पे कंपेयर कर लिया ग्रोथ को। ठीक है, अब पोलन ट्यूब की बात करें तो वहां पर लेंथ देखेंगे, है ना, कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब कैसे देखेंगे कि लेंथ कितनी बढ़ रही है। यहां पर हमने लेंथ का यूज कर लिया, है ना। देख पा रहे हो, हम कहीं लेंथ का यूज कर रहे हैं, कहीं सेल नंबर का यूज कर रहे हैं, कहीं किसी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, लीफ में मैंने बोला था आपको एरिया का हम यूज करके देख लेंगे कि कितना एरिया लीफ का बड़ा है, तो हमने ग्रोथ देख ली। ठीक है, अब देखो, प्राइमरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ है। ये अपने को पता ही है कि प्लांट की लाइफ में 2 फेज आते हैं। जो इनिशियल फेज है प्राइमरी, है ना, कि भाई नया नया कच्चा कच्चा प्लांट है ना, बहुत यंग है, तो ग्रोथ हो रही है, जो प्राइमरी ग्रोथ हो रही है वो सिर्फ लेंथ को अपनी को बढ़ा रहा है। फिर उसने एक पर्टिकुलर लेंथ उसने अपना ली है, फिर वो अपनी मोटाई बढ़ाने लग जाएगा, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ में क्या आएगा? वही आएगा, अपना मेरिस्टम आएगा। सेकेंडरी ग्रोथ में अपने को पता है सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसकी गर्थ बढ़ती है, उसकी सर्कमफेरेंस बढ़ती है, उसकी मोटाई बढ़ती जाती है ना, फिर उसमें लकड़ी बनती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें ग्रोथ फेज के। देखो, ये हम अपने मोर्फो वाले चैप्टर में भी देख चुके हैं। वैसे रूट में हमने देखा था, वही सीन है कि 3 फेज होंगे, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैच्योरेशन। मेरिस्टेमेटिक मतलब डिवाइडिंग सेल है, डिवाइड कर रही है। इलोंगेशन में मतलब वो इलोंगेट कर रही है, अपना लेंथ बढ़ा रही है। मैच्योरेशन में मतलब वो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट हो चुकी है। देखो, इसको ऐसे समझा करो, मेरिस्टेमेटिक मतलब एक छोटा सा बच्चा है, 1 साल का, 2 साल का, है ना, वो ग्रोथ ही कर रहा है बेचारा, अब इसको छोड़ दो, उसको ग्रोथ के लिए छोड़ दो। इलोंगेशन भाई वो स्कूल में पढ़ने लग गया, अब थोड़ा थोड़ा, है ना, उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। और मैच्योरेशन भाई वो मतलब अपने फंक्शन के लिए, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, वो मैच्योर हो चुका है, डिफरेंशिएट हो चुका है। ठीक है, अब इनमें सेल कैसी पाई जाएंगी? जाहिर सी बात है, मेरिस्टेमेटिक जो सेल होंगी वो डिवाइडिंग सेल है, तो प्रोटोप्लाज्म इनका रिच होना चाहिए, क्योंकि सेल डिवाइड करेगी तो उसको माल मसाला, खाना पीना, न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, तो प्रोटोप्लाज्म उसका रिच होना चाहिए। न्यूक्लियाई बड़ा, न्यूक्लियस बड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि डिवाइड करना है तो बड़े से बड़ा न्यूक्लियस, बड़े से ज्यादा डीएनए उसको चाहिए। सेल वॉल प्राइमरी है। देखो, सेल वॉल अगर सेकेंडरी हो जाएगी, सेल वॉल सेकेंडरी हो जाएगी तो बहुत मोटी हो जाएगी, तो सेल वॉल बहुत मोटी हो जाएगी तो डिवाइड करने में दिक्कत होगी। तो सेल वॉल अगर पतली है, प्राइमरी है, तो जल्दी जल्दी से डिवाइड करेगी। वही बातें यहां पर लिखी गई हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करें, एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होती है, रिलेटिव ग्रोथ क्या होती है। इसको हम ये एनसीईआरटी के डायग्राम से ही समझ लेंगे। ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है। देखो, ये एक पत्ता था, ये दूसरा पत्ता था, दोनों ने ही कितनी ग्रोथ की? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ की, इसने भी इसने भी। अब देखो, एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात की जाए तो दोनों की ग्रोथ कितनी है? 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है। बट रिलेटिव की बात की जाए तो देखो, ये 5 था और ये 5 बढ़ के 10 हो गया, तो ये सीधा सीधा डबल हो गया। ये 5 ऐड हुआ तो सीधा सीधा डबल हो गया, और ये 50 था, इसमें 5 ऐड हुआ, ये 55 हो पाया। मतलब रिलेटिव ग्रोथ इसकी कम है, इसकी ज्यादा है ना, इसमें परसेंटेज
परसेंटेज है ना, वही है कितना परसेंट बच गया, वही हम देख रहे हैं। शायद आप समझ ही गए हो यार, इतने तो आप समझदार हो, इनफैक्ट ज्यादा ही समझदार हो। हाँ, दुनिया में सबसे समझदार आप हो, लो आपकी तारीफ करता हूं। मुंह पे तो नहीं कर सकता क्योंकि है ना ऑनलाइन माध्यम है, ठीक है। अब देखो अरिथमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखने वाले हैं, ठीक है। अब अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, यहां से मैं एक स्केच उठाता हूं, उसकी मदद से आपको बताऊंगा। देखो ये एक सेल थी, इसने डिवाइड करके 2 सेल बना दी। अब इन 2 सेल में से एक जो है डिवाइड करना बंद हो जाएगी, है ना। अब ये वाली डिवाइड करेगी, फिर से ये 2 बना देगी। अब इनमें से एक डिवाइड करना बंद हो जाएगी, ये फिर से 2 बना देगी, ये डिवाइड करना बंद हो जाएगी, ये फिर से 2 बना देगी, ये डिवाइड करना बंद हो जाएगी। इस तरीके से अरिथमेटिक ग्रोथ क्या है, चल रही है। अब देखो ये इनिशियल हाइट थी प्लांट की, है ना, फिर क्या है हाइट के टाइम के साथ हाइट प्लांट की ऐसे कुछ ऐसे सीधा सीधा बढ़ती गई। सीधा सीधा क्यों है ये ग्राफ, सीधा सीधा क्यों दिखाई दे रहा है अपने को, क्योंकि भाई है ना एक ही सेल डिवाइड कर रही है, एक तो मैच्योर होती जा रही है, तो सीधा सीधा ही दिखाई देगा। और ज्योमेट्रिक में बात करें तो इसमें भाई चीजें एक्सपोनेंशियली भी बीच में आपको दिखाई देंगी। इसमें क्या हो रहा है ज्योमेट्रिक में, देखो ये एक सेल थी, इसने डिवाइड करके 2 बना दी। अब ये डिवाइड करके 2 बनाएगी, ये भी डिवाइड करके 2 बनाएगी, ये आगे 2, ये आगे 2, ये आगे 2, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और इस तरीके से बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इनिशियल फेज तो इसमें लैग फेज होता है, ये आपको पता ही होगा, सिग्मोइड कर्व है ना, आपने बहुत जगह देखा होगा, लैग फेज है। फिर इसमें एक्सपोनेंशियल फेज आया। अब ऐसा तो नहीं है कि एक्सपोनेंशियल फेज चलता ही रहेगा, इतनी खतरनाक ग्रोथ नहीं भाई, एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब उसकी है ना स्टेशनरी फेज आ जाएगा कि उसकी लेंथ भाई इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती, एक लिमिट तो आएगी ना। ऐसे तो आसमान से ऊपर निकल जाएगा पेड़, है ना, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। तो एक समय आएगा जब स्टेशनरी फेज आ जाएगा, ठीक है। अब ये है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। ये क्या है, देखो फॉर एग्जांपल कोई इंसान डॉक्टर बन चुका है, मतलब वो डिफरेंशिएट हो चुका है अपने पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, ठीक है। अब वो क्या बोलता है कि यार मेरे को डॉक्टरी करते करते ना थोड़ा मैच्योर वाली फीलिंग आ रही है, मैं थोड़े दिन के लिए बच्चा बनना चाहता हूं, तो वो फिर से है ना अब डॉक्टर बन गया, मतलब वो आगे डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसमें से कुछ सेल क्या बोली कि भाई मैं दोबारा से बचपन का जीवन जीना चाहता हूं, तो वो दोबारा से बच्चा बन गया, है ना, इधर उधर भागने लग गया, दौड़ने लग गया, तो वो डी डिफरेंशिएशन की दोबारा से मेरिस्टेमेटिक उसमें क्या है कैपेसिटी आगे दोबारा से डिवाइड करने लग गया। पर भाई जाहिर सी बात है बच्चा ज्यादा दिन तो नहीं बन सकता, डॉक्टर है भाई, उसके ऊपर जिम्मेदारी है बहुत सारी, तो 10-15 दिन के लिए बच्चा बना, फिर से दोबारा है वो डॉक्टर बन गया कि भाई दोबारा से वो डिफरेंशिएट हो गया, फिर से सेल उसके डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्लास्टिसिटी क्या होती है, और इसका एग्जांपल है हेट्रोफिली। एक भी चीज को रटेंगे नहीं, बिल्कुल समझ के करेंगे। देखो प्लास्टिसिटी क्या होती है कि कोई भी प्लांट एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स में या फिर लाइफ फेजेस के रिस्पॉन्स में जो चेंजेस उसमें आ रहे हैं उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है हेट्रोफिली। हेट्रो मतलब डिफरेंट और फिली मतलब लीव्स। देखो फाइलोटैक्सी हम पढ़ते हैं ना मॉर्फो में, फाइलोटैक्सी, तो फाइलो का मतलब होता है लीव्स, तो हेट्रो मतलब डिफरेंट, फिली मतलब लीव्स, मतलब लीव्स जो है वो डिफरेंट बिहेव कर रही है। कहां पे डिफरेंट की डिफरेंट एनवायरमेंट होगा तो वो डिफरेंट बिहेव करेंगी, डिफरेंट लाइफ फेजेस होंगे तो वो डिफरेंट बिहेव करेंगे, ठीक है। अब एनवायरमेंट और लाइफ फेजेस का एग्जांपल हम अपने ह्यूमन से भी समझ सकते हैं। जैसे एनवायरमेंट चेंज हुआ कि गर्मी आई तो हमारी बॉडी में स्वेटिंग, पसीना आना चालू हो जाता है। फिर एनवायरमेंट चेंज होगा, सर्दियां आएंगी तो हमारी बॉडी में शिवरिंग, कंपन, दांत बजने लगते हैं, वो सब हो जाता है, ठीक है। लाइफ फेजेस की बात करें, अब देखो जैसा मैं 5 साल का दिखता था, क्या मैं अब भी वैसा ही दिखता हूं? नहीं भाई, मेरी बॉडी में चेंजेस आ गया है, मेरे है ना हाथ पैर थोड़े ग्रोथ कर गए हैं, मेरे बाल अलग दिखने लग गए, मैं जितना तेज भागता था उससे तेज भागने लग गया हूं, और वे सब चेंज आ गया है। तो एग्जांपल क्या है, देखो एनवायरमेंट की वजह से जो हेट्रोफिली हुई है उसका एग्जांपल बटरकप है, और लाइफ फेजेस की वजह से जो हेट्रोफिली हुई है उसका एग्जांपल कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर है। और ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिए हुए जो अपने को हर हाल में पता होने चाहिए। इसमें वही बताया गया है, देखो ड्यू टू लाइफ फेजेस किसमें हुई थी, लार्कस्पर। ये लार्कस्पर का डायग्राम दिया हुआ है कि भाई जब वो 5 साल का था, जुवेनाइल था, छोटा बच्चा था, तब वो ऐसा था, फिर वो एडल्ट हुआ तो है ना पत्ती उसकी अलग दिखने लग गई, ठीक है। और ये अपना एनवायरमेंट वाला बटरकप में बताया गया है कि एनवायरमेंट चेंज हुआ कि टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे था ऐसा था, फिर एनवायरमेंट चेंज हुआ, पानी में आ गया तो वो कुछ पत्तियां ऐसे दिखने लग गई। और एग्जांपल फिर से मैं बोल रहा हूं, सिर्फ पत्तियों का, लीव्स का दिया हुआ है, क्योंकि यहां पे वर्ड ही फिली आ रहा है, तो हेट्रोफिली के ये एग्जांपल हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पीजीआर की, जिसमें अपने कौन से आ जाएंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन से आ जाएंगे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन आ जाएंगे, ठीक है। अब इनके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो किसका कैसा होगा, देखो ऑक्सिन वाले होंगे इंडोल कंपाउंड होंगे, ठीक है। साइटोकाइनिन की बात करें एडिनाइन डेरिवेटिव होंगे, एब्सिसिक एसिड की बात करें तो कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव होंगे, गिबरेलिक एसिड की बात करें तो टर्पीन्स, और इथाइलिन तो अपने को पता ही है कि एक गैस होती है, ठीक है। अब बारी बारी से इनके बारे में बात करेंगे, पर पहले जान लेते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं या तो ग्रोथ प्रमोटर होंगे या ग्रोथ इनहिबिटर, या तो ग्रोथ को बढ़ाएंगे
बढ़ाएंगे या ग्रोथ को घटाएंगे। ठीक है, तो ग्रोथ को बढ़ाने में क्या क्या काम करेंगे, देखो सेल डिवीजन करवाएंगे, सेल एनलार्जमेंट करवा देंगे, है ना, ट्रॉपिक ग्रोथ करवा देंगे, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, ये सब करवाएंगे। तो ये कौन कौन करता है, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये ग्रोथ प्रमोटर है। जबकि ABA यानी एब्सिसिक एसिड की बात की जाए तो ये ग्रोथ इनहिबिटर है। ठीक है, और अब यहां पे आपको पूछना चाहिए कि इथाइलिन कहां गया, तो इथाइलिन क्या है भाई, फंडा दोनों में ही काम कर सकता है, इसमें भी काम कर सकता है, इसमें भी काम कर सकता है। ठीक है, अब हमें बारी बारी से बात करनी पड़ेगी, है ना, किसके बारे में, ऑक्सिन के बारे में, गिबरेलिन के बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इथाइलिन के बारे में, सबके बारे में बारी बारी से बात करेंगे। तो ऑक्सिन की सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं। तो ऑक्सिन में क्या है, साइंटिस्ट के नाम अपने को याद रखने पड़ेंगे कि बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल में बेंडिंग ऑब्जर्व की किसमें, कैनरी ग्रास के, किसने ऑब्जर्व की, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि टिप ऑफ कोलियोप्टाइल पे कुछ तो मामला गड़बड़ हो रहा है। अब क्या मामला गड़बड़ हो रहा है, ये आगे आगे धीरे धीरे पता चला कि ऑक्सिन जब आइसोलेट हुआ, किसने, FW वेंट ने किया, कहां से, कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग से। ठीक है, अब नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सिन की बात करें तो IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ये नेचुरल ऑक्सिन है, और NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D ये अपना सिंथेटिक ऑक्सिन हो जाएगा। और ये सारी फुल फॉर्म मैंने जो फुल फॉर्म वाली वीडियो थी, जो NCERT जूस वाली, सारी वहां पे बताई थी, पर यहां भी आपके सामने ही है, वो जाहिर सी बात है। ठीक है, और ऑक्सिन के फंक्शन क्या क्या होते हैं या गिबरेलिन के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये जब मैं सारे ये बता दूंगा ना सबके साइंटिस्ट, फिर आपके सामने एक 5-6 मिनट की, 4-5 मिनट की एक ट्रिक वाली वीडियो चलेगी, उसमें हम ट्रिक से सीख लेंगे ऑक्सिन के फंक्शन क्या है, साइटोकाइनिन के क्या है, गिबरेलिन के क्या है। तो वो हम ये अभी इनके बाद चलेगी, उसमें हम ट्रिक में सीख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गिबरेलिन की। गिबरेलिन देखो 100 से ज्यादा गिबरेलिन होते हैं, जिनको डिनोट किया गया GA1, GA2, GA3 और सो ऑन, है ना, GA4, GA5 और ये सब। अब गिबरेलिक एसिड किसको बोलते हैं, याद रखना है, GA3 को गिबरेलिक एसिड बोला जाता है। और इसके रिलेटेड आपको साइंटिस्ट याद रखना है, ई कुरोसावा, हनी कुरोसावा। ठीक है, और यहां पर आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है कि राइस की सीडलिंग में कौन सी बकाने डिजीज हुई थी और किसने किसने कोज की थी, एक फंगस ने जिसका नाम था गिब्रेला फुजिकोराई। अब गिब्रेला यहीं से नाम आ रहा है, गिब्रेलिन आपको पता चल ही गया होगा। और इसके फंक्शन क्या होते हैं गिब्रेलिन के, वो आपके सामने ट्रिक आएगी बाद में, उसकी टेंशन मत लो। तो यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको याद ही करनी पड़ेगी, बिना बात की ट्रिक्स बनाओगे खुद ही फंस जाओगे एग्जाम में। तो भाई कुछ चीजें याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे साइंटिस्ट का नाम था F स्कूग और उसके कोवर्कर भाई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि तंबाकू की स्टेम में इंटरनोड में, ठीक है, तो कैलस क्या होता है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। अब कैलस में प्रोलिफरेशन तभी हो रही थी जब ऑक्सिन के साथ हम कुछ दे रहे थे। क्या दे रहे थे, या तो यीस्ट एक्सट्रैक्ट या कोकोनट मिल्क या वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट। अब जाहिर सी बात है इनमें कुछ तो रहा होगा जो ये चीज करवा रहा था, उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो मिलर ने भाई 1955 में क्रिस्टलाइज किया किसको, काइनेटिन, साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग सब्सटेंस, जिसको काइनेटिन नाम दिया गया। साइटोकाइनेसिस मतलब जो सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा था। ठीक है, अब काइनेटिन और जिएटिन का फर्क जान लेते हैं। जो काइनेटिन उन्होंने ऑब्जर्व किया मिलर ने, वो कहां से मिला भाई, वो कहां से मिला, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए से। ठीक है, हेरिंग क्या होती है, एक तरीके की मछली है, तो मछली के स्पर्म के डीएनए में से वो मिला, मतलब नेचुरली वो प्लांट में नहीं है, उसको काइनेटिन नाम दिया गया। अब नेचुरली इसके जैसा ही क्या चीज थी जो प्लांट में हो रही थी, वो जिएटिन थी, वो नेचुरली हो रहा था। वो कहां से आइसोलेट किया, कॉर्न कर्नेल्स एंड कोकोनट मिल्क से। और इसके फंक्शन क्या होते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, अभी ट्रिक आएगी उससे अपने को याद हो जाएंगे। एबी एब्सिसिक एसिड की बात करें तो 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च हुई, जिसमें 3 अलग अलग है ना, इनहिबिटर भी मिला, ऐसा सेम प्रॉपर्टी वाला, अब्सिसिन 2 मिला, डोरमिन मिला, है ना। लेटर ऑल क्या है, तीनों ही आइडेंटिकल फाउंड हुए कि तीनों ही है ना सेम ही सी चीज है, सेम ही काम कर रहे हैं, तो इनको एबी एब्सिसिक एसिड का नाम दे दिया गया। अब लास्ट है इथाइलिन। देखो एच कजन, ये भाई साइंटिस्ट के नाम याद ही रखने पड़ेंगे। उन्होंने क्या है, राइपेंड ऑरेंज मतलब बिल्कुल पके हुए ऑरेंज से एक वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज हो रहा था। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, जो क्या कर रहा था, जो बनाना, जो कच्चे केले थे उसके आसपास उनको भी पका रहा था। मतलब जो पके हुए संतरे हैं उनसे कुछ ऐसा निकल रहा है जो बाकी फलों को भी, बाकी फ्रूट्स को भी पकाने में मदद कर रहा है, तेजी से उनको पका रहा है, राइप करवा रहा है। ठीक है, अब हम इनकी ट्रिक कर लेते हैं और अपना जो डिलीटेड टॉपिक है वो तो अपने को पढ़ना ही नहीं है, लास्ट वाला, बस इनकी ट्रिक बच जाती है, फिर अपना चैप्टर खत्म। क्रिसमस पर आदित्य ने सेलिना को रोज का फ्लावर दिया। क्रिसमस पर आदित्य ने सेलिना को रोज का फ्लावर दिया। क्रिसमस से याद आएगा जाइलम डिफरेंशिएशन, पर से याद आएगा पार्थेनोकार्पी, आदित्य एडी से याद आएगा एपिकल डोमिनेंस, सेलिना से याद आएगा सेल डिवीजन, रोज से याद आएगा रूटिंग और फ्लावर से फ्लावरिंग।
देखो गिब्रेलिन हार्मोन को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, GBR, ठीक है। गिब्रेलिन हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, GBR। इतनी सी बात याद रखनी है। अब देखो G से हमें क्या क्या याद आएगा, G फॉर गन्ना, गन्ना यानी शुगर केन, शुगर केन जहां पर भी आ गया आंसर जाएगा गिब्रेलिन। नेक्स्ट है ग्रेप्स, ग्रेप्स जहां भी आगे आंसर जाएगा गिब्रेलिन। नेक्स्ट है गोभी, गोभी हिंदी में गोभी है, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, कैबेज, तो कैबेज जहां भी दिख गया आंसर जाएगा गिब्रेलिन। नेक्स्ट है ग्रोसरी, ग्रोसरी से याद रखना है मार्केट पीरियड, मार्केट पीरियड कौन इंक्रीज करता है, गिब्रेलिन। एक एक लाइन एनसीईआरटी की बोल रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट बी से देखो बोल्टिंग इफेक्ट, जहां पर भी आ गया आंसर जाएगा गिब्रेलिन। नेक्स्ट है ब्रूइंग इंडस्ट्री यानी माल्टिंग प्रोसेस, जहां भी आ गया कि कौन सा हार्मोन यूज होता है तो आंसर है गिब्रेलिन। नेक्स्ट है आर से रोजेट हैबिट, रोजेट हैबिट जहां भी पूछ लिया गया आंसर जाएगा गिब्रेलिन। एक एक पॉइंट पूरा एनसीईआरटी का कवर हुआ है अपना। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन, देखो साइटोकाइनिन का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब सेल और काइनिन का मतलब डिवीजन। मतलब एक बात तो क्लियर है कि साइटोकाइनिन क्या कराएगा, सेल डिवीजन। अब कहां पे कराएगा, देखो सेल डिवीजन इन शूट पार्ट, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब देखो प्लांट के दो पार्ट होते हैं, रूट पार्ट एंड शूट पार्ट। रूट पार्ट क्या होता है, जमीन से नीचे, और शूट पार्ट क्या होता है, जमीन से ऊपर। तो जमीन से ऊपर प्लांट के किसी भी पार्ट के आगे लिख दिया उन्होंने सेल डिवीजन, तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। अब देखो एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट एक एक लाइन कैसे कवर करेंगे, देखो सेल डिवीजन इन शूट बड्स, आंसर साइटोकाइनिन, क्योंकि शूट यहां पे लिखा ही आ गया। सेल डिवीजन इन लीव्स, अब लीव्स कैसा पार्ट है, शूट पार्ट है, और सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो आंसर है साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन इन लेटरल शूट्स, अब यहां पे ऑलरेडी आ गया शूट्स आ गया, तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन इन फ्रूट्स, फ्रूट्स भी कैसा पार्ट है, शूट, मतलब जमीन से ऊपर का पार्ट है, और सेल डिवीजन हो रही है तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी शूट, जमीन से ऊपर का पार्ट है, और क्या हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है, तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन इन एडवेंटिशियस शूट, फिर से शूट आ गया और सेल डिवीजन हो रही है तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। अब ये एक इंपॉर्टेंट लास्ट याद रख लेना, लीफ सेनेसेंस, लीफ की सेनेसेंस, स्पेशली सेनेसेंस में स्पेशली लीफ की पूछ ली जाए तो लीफ कैसा पार्ट है, शूट का पार्ट है, तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। लीफ सेनेसेंस पे स्टार लगा लेना, इसको अलग से याद रख लेना। नेक्स्ट देखो अब्सिसिक एसिड यानी ABA, इसके फंक्शन को कैसे याद रखें, देखो जब भी घर के बाहर लड़ाई होती है या घर के बाहर बोल लो दंगे चल रहे हैं तो घर के दरवाजे कौन बंद करता है, घर के दरवाजे बंद करता है अब्बा, है ना, सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए अब्बा, अब्बा यानी फादर, जो अब्बा होते हैं वो घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। अब्बा क्लोजेज डोर्स इन स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी घर के बाहर तनाव का माहौल चल रहा है तो अब्बा ने क्या किया, दरवाजे बंद कर लिए। तो सेम देखो, सेम इसी लाइन को चिपका देना है। डोर्स, डोर्स कैसे दिखते हैं, स्टोमेटा जैसे, जो स्टोमेटा होता है वो आपने देखा होगा डायग्राम में, वो दरवाजे जैसे ही तो होते हैं। तो ABA से हमें याद आएगा अब्सिसिक एसिड क्लोजेज स्टोमेटा इन स्ट्रेस। अब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है स्ट्रेस के माहौल में। और एक इसमें आगे ये भी याद रख लेना कि ABA इज इक्वल टू AGA, ABA यानी अब्सिसिक एसिड और AGA यानी एंटी गिब्रेलिक एसिड। जो ABA होता है वो एंटी गिब्रेलिक एसिड होता है। लास्ट है इथाइलिन। अब देखो इसको आप FM करके भी याद रख सकते हो, पर EMF ज्यादा सही रहेगा क्योंकि उसमें इथाइलिन भी कवर हो जाता है। EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो आपने पढ़ा होगा बायो में यार, EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। E से याद आएगा इथाइलिन, M से मोटा, F से फ्लावरिंग, फ्रूट मैच्योरेशन, फीमेलनेस। अब ये मोटा समझा देता हूं, मोटा मतलब लेटरल ग्रोथ, ये लेटरल ग्रोथ कराता है, वर्टिकल नहीं कराता, मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है ना। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एक जैसे लग रहा है ना, मोटा होना, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग मतलब मोटा होना, मतलब ऊपर को ग्रोथ नहीं हो रही प्लांट की, ये साइड वाइज ग्रोथ करा रहा है। और F से हमें याद आ जाएगा फ्लावरिंग, फ्रूट मैच्योरेशन एंड फीमेलनेस। फीमेलनेस किसमें, ककंबर में, याद रख लेना, एनसीईआरटी में लिखा हो।